नमस्ते। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर घटनाक्रम को डिकोड करने वाले हैं। ये कितनी दिलचस्प बात है कि दुनिया के एक कोने में कोई तनाव पैदा होता है और उसका सीधा असर हजारों किलोमीटर दूर किसी छोटे से शहर पे पड़ता है। ये जो जियोपॉलिटिक्स का रिपल इफेक्ट है ना, यानी एक जगह पत्थर मारो और लहरें दूर तक जाएं, आज हम बिल्कुल इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम इस पूरी कड़ी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तनाव का केंद्र और बाजारों में आया उछाल, फिर वॉशिंगटन की रणनीति और उसकी कीमत, उसके बाद लेबनान का जमीनी हाल, फिर इसके वैश्विक आर्थिक झटके और आखिर में ईरान का अंदरूनी संकट। वॉशिंगटन से शुरू होकर भारत तक पहुंचने वाले इस झटके को ट्रैक करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, चेतावनी और उछाल, यानी इस पूरे तनाव का मुख्य केंद्र। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसने अचानक ही पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उनका कहना था, अब और कोई शराफत नहीं, ईरान खुद को नहीं सुधार पा रहा है, वे नहीं जानते कि गैर परमाणु समझौते पर कैसे हस्ताक्षर किए जाते हैं, बेहतर होगा कि वे जल्द ही समझदार बन जाएं। और निष्पक्ष रूप से अगर हम देखें तो ये बयान यूं ही नहीं आया, इसे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक AI जनरेटेड तस्वीर के साथ पोस्ट किया गया था, जिसमें वो बैकग्राउंड में हो रहे धमाकों के बीच एक बंदूक पकड़े हुए नजर आ रहे थे। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया की बयानबाजी नहीं है, इसका सीधा असर जमीन पर या यूं कहें कि पानी पर पड़ता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दुनिया का एक बेहद अहम और विवादित जलमार्ग है। आम दिनों में दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई यहीं से होती है। अब हुआ यह है कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बढ़ाने की योजना बनाई और इसके जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट को ही बाधित करने की धमकी दे डाली। और इसका नतीजा तुरंत बाजार में देखा, $115। अचानक से बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल के एक बैरल की कीमत सीधे $5 उछलकर इस आंकड़े को छू गई। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि कैसे कूटनीतिक चेतावनियां पल भर में ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख देती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वॉशिंगटन की रणनीति और इसकी भारी कीमत। मार्केट से निकलकर सीधे अमेरिकी संसद के गलियारों में चलते हैं। वहां हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प और तीखी बहस चल रही है, जहां सैन्य अधिकारी शपथ लेकर गवाही दे रहे हैं। दो बिल्कुल अलग राय सामने आ रही हैं। एक तरफ हैं प्रतिनिधि एडम स्मिथ, जिनका तर्क है कि इस सैन्य अभियान का कोई फायदा नहीं हुआ और इसने अमेरिका को बिल्कुल उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से शुरुआत हुई थी। वहीं दूसरी ओर रक्षा सचिव पीट हिग्सेथ इस रणनीति का बचाव कर रहे हैं। वो इसे उत्तर कोरिया रणनीति का नाम देते हैं, जिसका सीधा सा मकसद पारंपरिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके किसी भी चुनौती को रोकना है। दोनों ही पक्ष इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी के असर और उसके आखिरी लक्ष्य को लेकर आमने सामने हैं। लेकिन इस रणनीति की एक कीमत है, और वो कीमत कोई छोटी मोटी नहीं है, $25 बिलियन। जी हां, पेंटागन के वित्त प्रमुख की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब तक इस ईरान संघर्ष में इतनी भारी भरकम रकम खर्च कर चुका है। यह आंकड़ा अपने आप में संघर्ष के वित्तीय बोझ की पूरी कहानी बयां कर देता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेबनान फ्रंटलाइन। वॉशिंगटन की इन ऊंची नीतिगत बहसों से दूर जमीनी हकीकत कैसी दिखती है, आइए समझते हैं। दक्षिणी लेबनान में हाल ही में इजरायली सेना ने एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। कनारा नाम की जगह पर हिजबुल्लाह की एक 2 किलोमीटर लंबी सुरंग मिली थी, जिसे नष्ट करने के लिए 400 टन से भी ज्यादा विस्फोटकों का इस्तेमाल करना पड़ा। जब इस सुरंग के अंदर देखा गया तो वहां भारी मात्रा में हथियार, रहने की जगह, पानी के टैंक और लंबे समय तक टिके रहने के पूरे इंतजाम थे। ये दिखाता है कि वहां जमीन के नीचे कितनी बड़ी तैयारी चल रही थी। लेकिन युद्ध विराम टूटने का सबसे भयानक असर वहां के आम नागरिकों पर पड़ा है। महज एक हफ्ते से भी कम समय में 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहां तबाही का मंजर कुछ ऐसा है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये उन्हें 2020 में हुए बेरूत के उस भयानक धमाके की याद दिलाता है। बिल्कुल दिल दहला देने वाला। और इसी से जुड़ा एक और बेहद चिंताजनक आंकड़ा है 25%। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट बताती है कि इस बढ़ते संघर्ष की वजह से लेबनान की लगभग 1/4 आबादी अब गंभीर भुखमरी का सामना कर रही है। बुनियादी ढांचा और सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, वैश्विक आर्थिक झटके। मिडिल ईस्ट के इस तनाव का असर दुनिया के दूसरे हिस्सों जैसे कि भारत पर कैसे पड़ता है? इसे समझने के लिए भारत के कांच के शहर यानी फिरोजाबाद का उदाहरण लेते हैं। हम शायद ये जानकर हैरान रह जाएं कि भारत के कुल कांच उत्पादन का 70% हिस्सा सिर्फ इसी शहर से आता है।
लेकिन इन कारखानों की भट्टियां जिस गैस से चलती हैं वो उसी विवादित हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर आती है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा चेन रिएक्शन आखिर काम कैसे करता है। पहला कदम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगती है। दूसरा कदम, इसके चलते भारत सरकार को अपनी गैस सप्लाई में 20% की कटौती करनी पड़ती है। और तीसरा कदम, इसका सीधा असर फिरोजाबाद पर पड़ता है, जहां कांच के उत्पादन में 25% की भारी गिरावट आ जाती है। मतलब मिडल ईस्ट में समुद्र की नाकाबंदी हुई और यहां भारत में एक कारखाने की भट्टी ठंडी पड़ गई। और इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि असली इंसान हैं। उमेश बाबू नाम के एक दिहाड़ी मजदूर की ये बात इस संकट की असली मानवीय कीमत को सामने लाती है। वो कहते हैं, घर चलाना एक संघर्ष बन गया है। मैं अपने बच्चों की स्कूल फीस भी नहीं भर पा रहा हूं। कांच का काम करना ही एकमात्र हुनर है जो मेरे पास है। उत्पादन कम होने की वजह से ऐसे लगभग 1.5 लाख दिहाड़ी मजदूरों की शिफ्ट काट दी गई है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो रियलिटी पर सीधा प्रहार है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, ईरान का गहराता संकट। जहां से ये सब शुरू हुआ, वहां के हालात कैसे हैं? ईरान के अंदर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति इस वक्त बिल्कुल चरमरा गई है। इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, लगातार 61 दिनों का इंटरनेट ब्लैकआउट, 40 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म, आधिकारिक मुद्रास्फीति 70% पर और ब्लैक मार्केट में तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 18 लाख रियाल तक पहुंच गई है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से फ्री फॉल में है। बुनियादी खाने पीने की चीजों के दाम दोगुने तिगुने हो चुके हैं। और इस अभूतपूर्व संकट ने खुद ईरानी शासन के अंदर गहरी वैचारिक दरारें पैदा कर दी हैं। एक तरफ तो कट्टरपंथी हैं, जिन्हें पश्चिमी देशों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से डर लगता है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सोवियत संघ की तरह उनके शासन का ही पतन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हैं प्रैग्मैटिस्ट, यानी व्यवहारवादी लोग। ये लोग चीन की तरह का मॉडल अपनाना चाहते हैं, जहां वो अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से ज्यादा देश के आर्थिक सर्वाइवल को तरजीह देते हैं। हालांकि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों का ही अंतिम लक्ष्य अपने शासन को बचाए रखना है। तो जब हम इन सारी कड़ियों को आपस में जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब वॉशिंगटन की राजनीतिक बयानबाजी भारत में कारखानों की भट्टियों को ठंडा कर देती है, लेबनान के शहरों को तबाह कर देती है और ईरान को एक गहरे अंधेरे में धकेल देती है, तो इस ग्लोबल रिपल इफेक्ट, इस वैश्विक लहर की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी दुनिया के आपस में जुड़े होने के ताने बाने को समझने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।